हेलो फ्रेंड्स, आईटी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईटी की जो तैयारी की जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो तैयारी की जाती है, वो तैयारी हम किस किस लेवल पर और कौन से तरीके से कर सकते हैं। हम इस चैनल के माध्यम से यही देखना चाहते हैं, यही अपन समझना चाहेंगे कि अपन किस किस तरीके से कंप्यूटर की तैयारी कर सकते हैं, कंप्यूटर सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, एक कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ने वाला बच्चा कंप्यूटर ऑपरेटर बनता है। एक कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ने वाला बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है। एक कंप्यूटर को पढ़ने वाला बच्चा कंप्यूटर का इंजीनियर बनता है। एक कंप्यूटर को पढ़ने वाला बच्चा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, कोई हार्डवेयर इंजीनियर बनता है। ठीक है ना? तो कंप्यूटर अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वाइल्ड नेटवर्क है, बहुत ही बड़ा वाइल्ड सिस्टम है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए हमें किस किस वेज से गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से रास्तों पर से गुजरना पड़ेगा कि हम कंप्यूटर की तैयारी कर सकें। मेरे कहने का औचित्य यह है कि एक कंप्यूटर का ऑपरेटर अगर कंपटीशन लेवल में पूछने वाले प्रश्नों की तैयारी करे तो वह कंप्यूटर का ऑपरेटर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में का ऑपरेटर बनने के लिए उसको कंप्यूटर का प्रैक्टिकली नॉलेज भी होना चाहिए, कंप्यूटर का थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए, है ना। और एक जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, एक जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, उसको नॉलेज होना चाहिए किसका? सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, और प्रैक्टिकल नॉलेज उन उन चीज़ों का, उन उन पार्ट्स का ही होना चाहिए जो आपके सिलेबस में दिए होते हैं। समझ गए यहाँ तक की क्लियर बात? और अपन जितनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से पहले हमें उस प्रतियोगी परीक्षा का सिलेबस, सबसे पहली बात आती है सिलेबस। सिलेबस हमारे पास में कंप्लीट होना चाहिए और उस सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स अपने को आ रहे हैं एग्जाम में, उनका अपने को नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन सिलेबस ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है पटवार का, कांस्टेबल का, तो कांस्टेबल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए उसको कांस्टेबल का सिलेबस देखना पड़ेगा। पटवार के बच्चे को पटवार का सिलेबस देखना पड़ेगा। एक कोई आईए होता है, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, तो उसको आईए का सिलेबस देखना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन अपने इस आईटी के चैनल के माध्यम से कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, अब हम पहले उस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हम अब आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे कांस्टेबल है, पटवार है, तो हम उनके सिलेबस को लेकर डिस्कस करेंगे, कांस्टेबल और पटवार की एग्जाम्स को लेकर डिस्कस करेंगे। तो उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के में आईटी का जो पार्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है, कंप्यूटर का जो पार्ट है, उस पार्ट में आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स को हमें सबसे पहले देखना होगा। ठीक है, उन टॉपिक्स को ही हमें सबसे पहले डिस्कस करना होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस को देखते हुए। सबसे पहले देखते हैं हम अपने पटवार का सिलेबस, जो आने वाली संभावित वैकेंसी है पटवार की। उस पटवार के सिलेबस में आईटी का जो पार्ट है, कंप्यूटर का जो पार्ट है, उस पार्ट में सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। तो उसके लिए अपन देखते हैं कि कंप्यूटर का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में आपके जो वेटेज दिया हुआ है, वो वेटेज आपके दिया हुआ है 10% का। 10% का आपके वेटेज दिया हुआ है। ठीक है, और 10% के वेटेज में आपके क्वेश्चंस जो हैं, वो क्वेश्चंस आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे
30 नंबर के 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे पटवार के एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित, और वो होंगे 30 नंबर के। 10% का वेटेज, सिलेबस में जो वेटेज है वो 10% का वेटेज आपके पटवार के सिलेबस में किया हुआ है। ठीक है, तो उसके सिलेबस को, जैसे हम पटवार के सिलेबस को उठाते हैं, पटवार के सिलेबस को देखते हैं कि पटवार के सिलेबस में आखिर हमारे से क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है, हम कौन कौन से प्रश्नों को टच करें, हम कौन से प्रश्नों को टच करें कि हमारा संभावित प्रश्न वो बन जाए और हमारे को अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए अपन सबसे पहले क्या है कि मैंने पहले बताया, सिलेबस को डिस्कस करते हैं। हमारे पटवार का सिलेबस जो बेसिक कंप्यूटर का है, इस बेसिक कंप्यूटर के सिलेबस में आपके यूनिट नंबर 1 जो दी हुई है, ये दी हुई है यूनिट नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर किस किस फील्ड में कार्य करता है, कंप्यूटर की गति क्या होती है, कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है, कंप्यूटर की सीमितता किसमें है, कंप्यूटर क्या चीज़ नहीं कर सकता है, कंप्यूटर क्या चीज़ कर सकता है, अगर कंप्यूटर कोई चीज़ कर सकता है तो कितनी गति से कर सकता है, कंप्यूटर में कौन कौन सी क्षमताएं होती है, कंप्यूटर से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये सभी आती है कंप्यूटर की विशेषताओं के अंदर, जो हम आगे अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके पहली यूनिट दे रखी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताओं को देखने के बाद आपके आती है यूनिट नंबर 2, जो है यूनिट नंबर 2 आपके है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर का जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटर की जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, वह स्ट्रक्चर अपने को पूरा पढ़ना है। कंप्यूटर का स्ट्रक्चर अपने को पूरा पढ़ना है, इंक्लूडिंग के साथ साथ, कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के साथ साथ रैम पढ़नी है और रोम पढ़नी है, रैम पढ़नी है और रोम पढ़नी है। तो रैम और रोम क्या है? स्टोरेज है, कंप्यूटर की स्टोरेज है रैम और रोम। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो अपन पढ़ेंगे, इस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हमें हमारी स्टोरेज यूनिट भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, रैम और रोम से कार्य अपना नहीं चलेगा, रैम और रोम के साथ में अपने को कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट पूरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद में पूछा है अपने को फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम, तो फाइल सिस्टम अपन पढ़ेंगे, तो फाइल सिस्टम पढ़ने के साथ साथ में हमारे को फाइल्स भी पढ़नी पड़ेगी कि फाइल्स क्या होती है, तभी तो ना हम फाइल सिस्टम को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि फाइल सिस्टम पढ़ने के साथ साथ अपने को फाइल्स भी पढ़नी है कि फाइल्स क्या होती है, कंप्यूटर की फाइल्स क्या होती है, कंप्यूटर का जो डाटा होता है उसका टाइप होती है फाइल्स। कंप्यूटर पर अपन क्या डाल रहे हैं, डीओसी फाइल डाल रहे हैं, एक्सेल फाइल डाल रहे हैं, पीपीटी डाल रहे हैं, MP3 फाइल डाल रहे हैं, वीडियो फाइल डाल रहे हैं, PDF डाल रहे हैं, PSD डाल रहे हैं, CDR डाल रहे हैं। तो ये सारे टाइप्स हैं किसके, फाइल्स के। और इन फाइल्स के टाइप्स को, इन फाइल्स को जो सिस्टम अरेंज करता है, जो सिस्टम इन्हें व्यवस्थित करता है, वो सिस्टम कहलाता है फाइल सिस्टम। ठीक है, जैसे NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, FAT फाइल एलोकेशन टेबल, ये फाइल सिस्टम्स होते हैं।
और इन्हीं फाइल सिस्टम्स में हमारी फाइल्स संरक्षित रहती है, सुरक्षित रहती है। अलग अलग टाइप से उनको अरेंज किया जाता है फाइल सिस्टम के द्वारा। अब देखिए अपने है इनपुट यूनिट, ठीक है, इनपुट यूनिट अपने को पूछी है, तो ये नहीं कि अपन सिर्फ इनपुट यूनिट ही पढ़ें, इनपुट यूनिट के साथ साथ में अपने को आउटपुट यूनिट भी पढ़नी पड़ेगी। इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट दोनों पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अपने सिलेबस में इनपुट यूनिट आ गई तो सिर्फ अपने को इनपुट यूनिट तक ही सीमित रहना है। अपन इनको इनपुट यूनिट तक सीमित नहीं रहेंगे, अपन आउटपुट यूनिट भी पढ़ेंगे, क्योंकि इनपुट यूनिट के साथ साथ में अपने को आउटपुट यूनिट भी पढ़नी पड़ेगी। फिर आता है अपना कौन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भी अपने को पढ़ना है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, सॉफ्टवेयर कितने कितने टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, सॉरी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ में आता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम है, ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे को पढ़ने पड़ेंगे। सॉफ्टवेयर के साथ साथ में हमारे को क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप, सॉफ्टवेयर का रिलेशनशिप बिटवीन किसके, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अपने को रिलेशनशिप भी पढ़नी है, अपने को संबंध भी पढ़ना है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, कैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देकर कार्य करवाता है, ठीक है। दिमाग इंस्ट्रक्शन देता है अपने मुंह को बोलने का, तो अपना मुंह बोल रहा है। उसी तरीके से दिमाग से यानी कि सीपीयू से जो सॉफ्टवेयर होता है सीपीयू के अंदर वो इंस्ट्रक्शन देता है हार्डवेयर को, और हार्डवेयर एक्टिवेट होता है, क्रियान्वित होता है, कार्य करता है, ठीक है। तो हमारे को ये रिलेशनशिप भी पढ़ने की पड़ेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर अपन सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं तो हार्डवेयर नहीं पढ़ना है, हमारे को कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी पढ़ना है और कंप्यूटर का हार्डवेयर भी पढ़ना है। क्लियर। अब देखिए यूनिट नंबर 1 और 2, ये दोनों यूनिट ऐसे तो अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों एक ही यूनिट बनती है, जिसमें क्या आता है, जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, सामान्य कंप्यूटर, वो आता है अपने 1 नंबर यूनिट और 2 नंबर यूनिट में। तो इस यूनिट में हमने अपने कंप्यूटर का विकास भी पढ़ना है, कंप्यूटर की उत्पत्ति भी पढ़नी है, ठीक है, कंप्यूटर की जनरेशंस भी पढ़नी है, इसके साथ साथ में कंप्यूटर का विकास आएगा, कंप्यूटर जनरेशंस भी पढ़नी पड़ेगी इसके साथ साथ में। ओवरऑल अपने को कंप्यूटर पूरा पढ़ना है, सीपीयू पूरा पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि सीपीयू के अंदर इनपुट यूनिट हमारे को पहुंच ली है तो आउटपुट यूनिट भी हमारे को पढ़नी है, ठीक है। सिस्टम में जा रहे हैं तो सिस्टम यूनिट पढ़ रहे हैं तो एएलयू, सीयू, स्टोरेज यूनिट भी हमारे को पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और ये सब पढ़ रहे हैं तो फाइल सिस्टम भी हमारे को पढ़ना पड़ेगा, फाइल सिस्टम भी है हमारे सिलेबस में, तो फाइल सिस्टम भी हमारे को पढ़ना पड़ेगा। अगर अपन फाइल सिस्टम में फाइल्स पढ़ रहे हैं तो फाइल्स की कैपेसिटी भी पढ़नी पड़ेगी कि फाइल्स की क्षमता क्या होती है, किस किस इकाइयों में फाइल्स की क्षमता को मापा जाता है। तो हमारे को बिट, बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, जेटाबाइट, ये भी हमारे को पढ़नी पड़ेगी। अब अपन ये पढ़ रहे हैं गीगाबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, ये पढ़ रहे हैं तो 1 MB होता है, 1 MB में कितने बाइट होते हैं, ये भी जनरली कभी क्वेश्चन पूछ ले तो इन चीज़ों को भी हमारे को देखना पड़ता है, देखना पड़ेगा कि 1 MB में कितने बाइट होते हैं, एक सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ये सारी इकाइयाँ भी हमारे को पढ़नी पड़ेगी, कंप्यूटर की इकाइयाँ, क्षमता की इकाइयाँ। अब ये सब पढ़ रहे हैं तो फाइल पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की फाइल पढ़ रहे हैं
कंप्यूटर की फाइल पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा इनपुट होता है, कंप्यूटर के अंदर जो डेटा हम डाला जाता है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट यूनिट के द्वारा जो डेटा हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो क्या वो डेटा वैसा का वैसा होता है जैसा हम इनपुट करते हैं? हम कंप्यूटर में अगर ए प्रेस कर रहे हैं, तो कंप्यूटर ए को नहीं समझता है, नहीं समझता है, क्योंकि कंप्यूटर अपनी मशीन ही भाषा ही समझता है। तो हमें यह भी पढ़ना पड़ेगा फाइल्स के साथ साथ में कि कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी होती है, मशीनी भाषा कौन सी होती है, असेंबलर क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है। तो ये भी हमें को पढ़ना पड़ेगा। अगर कंप्यूटर में कोई फाइल इनपुट कर रहे हैं तो कंप्यूटर अपनी भाषा समझ रहा है। जैसे कंप्यूटर में जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर को केवल और केवल इंस्ट्रक्शन मिलता है 0 और 1 में, ठीक है, बाइनरी डिजिट में, क्योंकि कंप्यूटर में केवल और केवल बाइनरी डिजिट ही इनपुट होती है। ठीक है, कंप्यूटर केवल 0 और 1 के अंदर ही डेटा इनपुट होता है कंप्यूटर के अंदर। तो 0 और 1 बाइनरी डिजिट है। ठीक है, जैसे बहुत बड़ी फाइल है तो 01 01 01 होता जाएगा, 01 01 01 110 होता जाएगा। तो इनको कंप्रेस करने के लिए भी आगे का नंबर सिस्टम काम आएगा। जैसे बाइनरी है, ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, उन संख्याओं को कंप्रेस करने के लिए, छोटी करने के लिए कि ज़्यादा लंबी संख्याएं नहीं हो। तो फिर उसमें से क्या है कि हेक्साडेसिमल डेसिमल में भी कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्टल में भी हो जाती है और बाइनरी में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो वो कन्वर्जेशन भी हमारे को, नंबर सिस्टम का कन्वर्जेशन भी हमारे को देखना पड़ेगा। ठीक है, फाइल्स के साथ साथ में। तो फाइल्स भी पढ़ेंगे हम, फाइल के साथ साथ में नंबर सिस्टम भी पढ़ेंगे। तो अगर अपन ए प्रेस कर रहे हैं तो ए का कोड कंप्यूटर को क्या मिल रहा है? तो पूरी दुनिया में टाइपिंग का जो कोड होता है, हम जो भी टाइप करते हैं कीबोर्ड के द्वारा, ठीक है, तो उसका जो कोड होता है वो पूरी दुनिया में एक ही कोड काम में लिया जाता है और उसको बोलते हैं आस्की कोड। तो उस आस्की कोड को भी हमारे को देखना पड़ेगा कि आस्की कोड आखिर होता क्या है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आस्की, ASCII, ये कोड है एक जो पूरी दुनिया में एक ही है कीबोर्ड के द्वारा, और या फिर अपन जो भी इनपुट कर रहे हैं वो इनपुट का एक ही कोड होता है। ठीक है, जो अपन ए प्रेस करेंगे, अगर भारत में बैठकर अपन ए प्रेस करेंगे कंप्यूटर से, तो अमेरिका में जो बैठा हुआ कंप्यूटर पे मेल अपन सेंड कर रहे हैं तो उसके मेल में भी उसे ए ही दिखेगा, क्योंकि उसका भी आस्की कोड वही है जो हमारा है। ठीक है, इसलिए इसको आस्की कोड को भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। इनपुट यूनिट पढ़ेंगे तो इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट हमारे को पूरी पढ़नी है। ठीक है, तो ओवरऑल ये दोनों यूनिट एक बन जाती है, एक ही बन जाती है ओवरऑल ये यूनिट। और 15 में से 7 या 8 क्वेश्चन इन दोनों यूनिटों में से बनते हैं। ठीक है, 7 या 8 क्वेश्चन इन दोनों यूनिट में से कंफर्म बनेंगे ही बनेंगे। 7, 6 या 7 तक लिमिट तो आएगी से आएगी इन दोनों यूनिट की मिलाकर। ठीक है, तो अब अपनी अगली यूनिट आती है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके, वो कैसे कार्य करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के लाभ क्या क्या हैं, ये चीज़ें हम किस पॉइंट में देखेंगे, किस टॉपिक में देखेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक में अपन ये चीज़ डिस्कस करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीज़ अपन देखेंगे। इसके बाद में आता है आपके MS ऑफिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पटवार के सिलेबस में सबसे लंबा यही टॉपिक है, सबसे लंबा यही टॉपिक है। इस टॉपिक में सीमितता कुछ नहीं दी गई है, इसमें सीधा आपको दिया गया है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट।
क्या दिया गया है? वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, 3 प्रोग्राम, 3 सॉफ्टवेयर पूरे के पूरे आपको दिए गए हैं और एग्जामिनर इन तीनों सॉफ्टवेयर में से कहीं से भी क्वेश्चन आपको कर सकता है, कहीं से भी प्रश्न आपको कर सकता है, कोई सा भी प्रश्न वो डेवलप करके भी आपको दे सकता है। तो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ में प्रैक्टिकल भी करना जरूरी है। थ्योरेटिकल के साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल भी करना जरूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पटवार का एग्जाम देने के लिए इसकी क्वालिफिकेशन में RACIT को भी मस्ट किया हुआ है। कंप्यूटर कोर्स जो भी हो उसको मस्ट किया हुआ है कि आप BA के साथ साथ में कंप्यूटर का भी कोई ना कोई डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा सीरियसली किया है तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई सा भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। लेकिन आप कोई सी भी गाइड लेकर, कोई सा भी क्वेश्चन लेकर पढ़ोगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के क्वेश्चंस, तो हजारों की संख्या में इन तीनों के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। और इन तीनों के क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाएंगे और उन क्वेश्चंस को भी एक तरफ रखें तो एग्जामिनर अपने मन से कोई ना कोई क्वेश्चन और डेवलप कर सकता है। तो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों को हमारे को थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल के साथ साथ में उनके क्वेश्चंस आंसर, इन तीनों चीज़ों की तैयारी करेंगे, तब जाके हमारे को इनमें 6 से लेकर 7 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। हमें इसको वेटेज में लेकर चलना है। अगर इस कंप्यूटर के सिलेबस को अपन वेटेज में देखें, कंप्यूटर के सिलेबस को, अगर कंप्यूटर का ये जो पूरा सिलेबस है, इस सिलेबस को अपन वेटेज में देखें कि इस सिलेबस का वेटेज क्या होगा, तो पहली तो 1, 2 और 3 और 4 यूनिट में वेटेज में देखें तो फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट का वेटेज अगर अपन निकालें तो 40%, ऑपरेटिंग सिस्टम 10%, 50 और 50% आपका ये रहेगा वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट इन तीनों को की हम जब आगे अपनी क्लासें चलेगी तो हम तैयारी इसकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तैयारी अपन करते चलेंगे, ताकि आप में से जिनके पास में PC हो, जिसके पास में कंप्यूटर हो, वो अपना प्रैक्टिकल भी करता चलेगा और थ्योरेटिकल जो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे वो अपने नोट्स के तौर पे रेडी भी करता चलेगा, और क्वेश्चन आंसर जिसकी अपन तैयारी करेंगे वो क्वेश्चन आंसर भी उसके रेडी होते जाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल अपना रहता है बेसिक कंप्यूटर का सिलेबस, किसका? पटवार का, ठीक है। अब पटवार के साथ साथ हम किसकी तैयारी कर सकते हैं? पटवार के सिलेबस के कंप्यूटर वाले पार्ट के साथ साथ हम कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं? तो इसके साथ साथ में जो कांस्टेबल का सिलेबस है, किसका सिलेबस है? कांस्टेबल का, जिसकी आने वाली है वैकेंसी। तो कांस्टेबल का सिलेबस है, तो कांस्टेबल के सिलेबस में क्या दिया हुआ है? कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। और एक तरीके से अपन देखें तो पटवार का सिलेबस भी यही कहता है कि जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। तो कांस्टेबल का जो बच्चा है वो बच्चा भी पटवार के सिलेबस को, पटवार की तैयारी जो है कंप्यूटर वाली, वो तैयारी भी कर सकता है। तो कांस्टेबल और पटवार का सिलेबस दोनों को अपन मिलाकर आगे बढ़ेंगे और अपन को अपने क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो कांस्टेबल का बच्चा और पटवार का बच्चा दोनों को आपको अपना माइंड स्टेबल करके, पॉइंट ऑफ व्यू अपना बोर्ड पे रख के हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। जहां पर
आपका प्रैक्टिकल चैप्टर जो भी आएगा, जहाँ पर आपका प्रैक्टिकल पार्ट आएगा वहाँ पर अपन प्रैक्टिकल करेंगे, और जहाँ पर अपना थ्योरेटिकल पार्ट आएगा, जिस चीज़ को अपन याद रख सकते हैं, जिस चीज़ को अपन मेमोराइज कर सकते हैं, उन चीज़ को अपन मेमोराइज करेंगे। और जिस चीज़ में हमारे को प्रैक्टिकल देखकर समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकल देखकर और क्लियर अपने कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, तो अपन प्रैक्टिकल देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और जिस जगह पर अपन थ्योरेटिकल पोर्शन से ही अपना काम चल जाएगा, उस जगह पर अपन थ्योरेटिकल पोर्शन ही देखेंगे और उन चीज़ों को मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, उन चीज़ों को मेमोराइज करेंगे जो चीज़ें हमारे सिलेबस में है और हमारे क्वेश्चंस बैठ सकते हैं। हम ऐसी तैयारी करेंगे। तो आने वाली जो क्लासें हैं, उन क्लासों के लिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, और हम तैयारी करेंगे कंप्यूटर के आईटी के सब्जेक्ट की, ऐसी तैयारी जिसे एक बार करने के बाद में वापस करने की जरूरत नहीं पड़े। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि जो तैयारी हम करने वाले हैं अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस तैयारी को एक बार अगर अपन ने सीरियसली कर ली, तो आपको भविष्य में किसी भी एग्जाम के लिए आईटी की तैयारी अकॉर्डिंग टू सिलेबस और नहीं करनी पड़ेगी। इसके क्वेश्चंस आप 100% सॉल्व कर पाओगे। तो आगे बढ़ने से पहले, कंप्यूटर की अपने को तैयारी करने से पहले, कंप्यूटर के फील्ड में अपने को आगे बढ़ने से पहले अपने आप को स्टेबल करना है और अपने को यह देखना है कि कंप्यूटर आखिर चीज है क्या। सरफेसली कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस है वो सरफेसली, अपने को सरफेसली पहले अपने को कंप्यूटर का बेसिक जानकारी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज अपने को कंप्यूटर का होना चाहिए कि कंप्यूटर आखिर चीज क्या होती है, चीज क्या होती है। अगर मैं आपको ये बनाकर पूछूं कि क्या ये कंप्यूटर है, क्या ये कंप्यूटर है, तो आपका क्वेश्चन अगर यस में आया, आपका क्वेश्चन अगर यस में आया, तो आपको आगे और नॉलेज की जरूरत है। ये कंप्यूटर नहीं होता है, ये कंप्यूटर नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि क्या ये कंप्यूटर है, और आपका क्वेश्चंस आंसर यस में आ गया, तो भी आपको तैयारी करने की जरूरत है। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि क्या ये कंप्यूटर है और आपका क्वेश्चन यस में आ गया, तो भी आपको तैयारी करने की जरूरत है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये कंप्यूटर है, तो आपका क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा क्या, यस। तो आप कंप्यूटर की बेसिक जानकारी रखते हो, बेसिक जानकारी आपको है कंप्यूटर का, सरफेसली, बिल्कुल सरफेसली एक बच्चे वाला नॉलेज आपके पास में है कि कंप्यूटर अपन किसको कह सकते हैं, कि हमारे पास में मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है और माउस है, और चारों सिस्टम एक साथ में जुड़े हुए हैं और वर्किंग कंडीशन में है, तो हमारा कंप्यूटर चल रहा है। और पड़े हुए हैं, ये चारों साथ में बने हुए हैं, किसी इमेज में बने हुए हैं, दैट्स मीन कंप्यूटर, कंप्यूटर है। एक जनरल क्वेश्चन, आपके पास में कंप्यूटर है, आपको कंप्यूटर दिखाया जाए, आपको कंप्यूटर बताया जाए
कि ये कंप्यूटर है और आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इस कंप्यूटर की इनपुट इकाई है, इनपुट यूनिट है, और आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाए ये, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। वाई? आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी नहीं है, ठीक है, यही होता है। अगर आपका आंसर आता कि कीबोर्ड, तो होता राइट। कंप्यूटर में 3 यूनिट होती है, सरफेसली देखा जाए तो, सरफेसली देखा जाए तो, ठीक है। 3 यूनिट अपन डिवाइड कर सकते हैं किस किस में? आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट और सिस्टम यूनिट, ठीक है। तो एक कंप्यूटर को देखकर अपन ये बता चाहें कि ये इनपुट यूनिट है, ये आउटपुट यूनिट है, ये सिस्टम यूनिट है, तो हमारे को क्या है कि हमारे को कंप्यूटर की सामान्य जानकारी पता है, हम कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं, कंप्यूटर का हल्का सा नॉलेज अपन रखते हैं, और ये बता सकते हैं कि इनपुट यूनिट क्या होती है, आउटपुट यूनिट क्या होती है, सिस्टम यूनिट क्या होती है, स्टोरेज यूनिट क्या होती है। ये चीज़ अपन बता पाएँ तो कंप्यूटर की सामान्य जानकारी हमारे को इसका मतलब है। अब डीपली अपने सब्जेक्ट जो है हमारा आईटी जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को अपन अब यूनिट वाइज और यूनिट के अंदर टॉपिक वाइज अपन अपना सब्जेक्ट सारा लेते चलेंगे। एक क्लास भी आपको मिस नहीं करनी है। आगे से आगे अगर आपको 0 लेवल से ग्राउंड लेवल से तैयारी करनी है तो आपको हर एक क्लास देखनी पड़ेगी और कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक कंटिन्यूटी बनेगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। और हम जो तैयारी करेंगे वो तैयारी बिल्कुल 0 लेवल से करेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से, ग्राउंड लेवल से तैयारी करेंगे कंप्यूटर की, और इसको थोड़ा हाई लेवल पर ले जाएंगे, ठीक है। और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस संभावित है और कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, उनकी भी अपन तैयारी करते चलेंगे, उनको भी अपन देखते चलेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको हमेशा ये तैयारी करते रहना है कि हमें कंप्यूटर का ये पढ़ लिया है, अब आगे का पार्ट ये पढ़ना है, आगे का पार्ट ये पढ़ना है, आगे का पार्ट ये पढ़ना है, ठीक है। और वो कंटिन्यूस अपन क्लासेस में लेते चलेंगे। देख लीजिए, एक चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ कि एक इंसान जो होता है वो एक लर्निंग प्रोसेस से गुजरता है। कौन सी प्रोसेस से? लर्निंग प्रोसेस से गुजरता है। और लर्निंग प्रोसेस कितने भागों में डिवाइड रहती है? लर्निंग प्रोसेस कितने भागों में डिवाइड रहती है? 4 भागों में डिवाइड रहती है। ये बात आज आप समझ लेना और इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लेना कि एक जो लर्निंग प्रोसेस होती है 4 भागों में डिवाइड रहती है। पहली प्रोसेस ये होती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि मुझे ये नहीं पता है। तो ये क्वेश्चंस आपको अपने आप को पूछना है कि आपको क्या नहीं पता, कि आपको क्या नहीं पता है। सेकंड प्रोसेस यू डोंट नो। जब आप सेकंड प्रोसेस में आ जाओगे तो आप इस लेवल पे आ जाओगे, अपने सिलेबस को लेकर अपने इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आप ये तो जानते हो ना कि आप ये चीज नहीं जानते हो। आपको उस लेवल तक पहुंचना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये नहीं पता है। इसके बाद की जो स्टेप आएगी, आई नो, मुझे पता है कि मुझे पता है, ठीक है। तो आज से पहले आपको कभी यह पता था कि NTFS एक फाइल सिस्टम है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि NTFS एक फाइल सिस्टम है। तो इस स्टेज के पहले आपको जब ये नहीं पता था कि NTFS एक फाइल सिस्टम है, आपको ये नहीं पता था कि
NTFS एक फाइल सिस्टम है, ये आपको नहीं पता है। जब मैंने आपको एक बता दिया कि NTFS एक फाइल सिस्टम है, तो अब आप किस स्टेज में आ गए? थर्ड स्टेज में आ गए। यू नो कि आपको पता है कि आपको पता है कि आपको पता है कि आपको NTFS एक फाइल सिस्टम होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट स्टेज से लेकर थर्ड स्टेज तक आना है, तब जाकर आपकी सारी कॉन्सेप्ट, सारी प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। और याद रखें, आपने को फोर्थ स्टेप में नहीं जाना है, क्योंकि वो बहुत डेंजर होती है, वो बहुत ही डेंजर होती है। कैसे? मैंने एक बच्चे से पूछा कि आपको साइकिल चलाना आता है? उसने बोला कि नहीं आता। ठीक है, मैंने उसको पूछा कि आज से पहले तेरे को कभी पता था कि तेरे को साइकिल चलाना नहीं आता है? तो वे उसने बोला कि नहीं पता था, मेरे को तो ये कभी नहीं पता था कि मेरे को साइकिल चलाना नहीं आता। फिर मैंने बोला चला मैं तेरे को सिखाता हूँ साइकिल चलाना। मैंने उसको 15 दिन 20 दिन तक साइकिल चलाना सिखाया, अच्छे से साइकिल में ट्रेंड कर दिया। ठीक है, फिर मैं 2-4 महीने के लिए कहीं चला गया, वापस गांव में आया अपने, तो उसको पूछा कि तुझे साइकिल चलाना आती है? हाँ आती है। ठीक है, सीख गया, अच्छे से सीख गया। ठीक है ना, मैंने उसको 0 वाली स्टेज से तीसरे स्टेज तक पहुंचा दिया। लेकिन मैंने अभी जब क्लास लेने आ रहा था तो उसको देखा रास्ते में कि वो दोनों हाथ छोड़ के अपने और साइकिल चला रहा है। मैंने उसको पूछा, रे अरे दोनों हाथ छोड़ना मैंने तेरे को नहीं सिखाया, मैंने तेरे को हाथ से हैंडल पे पकड़ के साइकिल चलाना सिखाया है। तो उसने क्या बोला? यू डोंट नो, आई नो। तुम्हें ये नहीं पता है कि मुझे पता है। ये आती है चौथी स्टेज। इसमें इंसान इतना कॉन्फिडेंस में आ जाता है, इतना कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि सही आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत कर देता है। इसलिए हमारे को चौथे स्टेज तक नहीं जाना है और कॉन्फिडेंस वाली स्टेज तक नहीं जाना है। इस कॉन्फिडेंस में रहना है कि आई नो, मुझे ये पता है कि मुझे ये पता है, और अपन ने टिक मार्क कर दिया, ये लिख दिया यस, दैट्स इट। ठीक है, होप आशा करता हूं कि आपको ये नंबर 1 एक इंट्रोड्यूस क्लास थी, पसंद आई होगी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस है वो वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप वीडियोस का लाभ लेते रहें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आगे की क्लास में, यूनिट नंबर 1 कैरेक्टर स्टैटिक्स ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू।